नमस्कार आप सभी को। प्रीवियस ईयर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएससी और अदर्स एग्जाम में, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम इस सीरीज में कर रहे हैं, तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखते हैं। अब हम प्रश्न आ जाते हैं 1857 की क्रांति के। सन 1858 की क्रांति में निम्नलिखित में किन नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो सबसे पहले इन नेताओं में मंगल पांडे ने दिया था। ठीक है। 29 मार्च 1857 को जो 34वीं रेजिमेंट थी जो बैरकपुर में थी, कि जो मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ विद्रोह के लिए आह्वान किया था। मंगल पांडे ने एडजुलेंट लेफ्टिनेंट बॉग की हत्या की थी और मेजर सॉर्जेट हरस्यून को गोली मारी थी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है। और 34 में जो रेजिमेंट था उसको भंग कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद यदि बात करें, मतलब इस जो हमारे 4 ऑप्शन है इसमें झांसी की रानी को जून 1858 में ये प्रगति को प्राप्त हुए, कुंवर सिंह अप्रैल 1858 में और तांत्या टोपे 1859 में। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो बैरकपुर में। हम ऊपर वाले क्वेश्चन में इसका एक्सप्लेनेशन है। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया था? सिपाहियों के गदर के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद में। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने शुरू किया था। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम क्या था? प्रशासनिक परिणाम यही था सबसे पहले कि जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे शासन करती थी, उससे अधिकार लेकर के और ब्रिटिश सम्राट को ये अधिकार दे दिया गया। ठीक है। एक ब्रिटिश, और उसके बाद जो है वहाँ पे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों का बोर्ड बनाया गया। ठीक है। और भारत का एक मंत्री भी वहाँ पे बनाया गया। ब्रिटिश भारत सरकार के मंत्री, जिसे भारत मंत्री अथवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता था, उसको ये अधिकार दिए गए थे। बहादुर शाह कौन था? बहादुर शाह था अंतिम मुगल शासक था, और जो 1857 में पकड़ के उनको रंगून जेल में बंद कर दिया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 1857 का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? आगरा नहीं था, इसके अलावा कानपुर, लखनऊ और झांसी, ये तीनों थे। ठीक है। 1857 के मतलब विद्रोह निम्नलिखित में उसका सही कर्म बताना है, तो कर्म इसका है हमारा सबसे पहले बताओ इन 4 ऑप्शन में। बैरकपुर में, उसके बाद हुआ था मेरठ में, उसके बाद दिल्ली में, अंत में झांसी में हुआ था। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहिब ने। 5 जून 1857 को विद्रोहियों ने कानपुर को अंग्रेजों से छीन लिया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप कराया था? तो ये काम करवाया था सर सैयद अहमद खां जी ने। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? बहादुर शाह जफर के पतन के साथ ही मुगल अस्तित्व भारत से खत्म हो गया। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया था? हजरत महल ने। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था हजरत महल, बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व, दोबारा वही रिपीट हो गया, लखनऊ में किया था। इसके अलावा 1 नवंबर 1858 को रानी, जो ब्रिटेन की महारानी थी, की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? इलाहाबाद में। ठीक है। 1 नवंबर 1958 को जो रानी थी, ब्रिटेन की रानी थी, उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा आयोजित करवाया गया था वो, और उसमें उन्होंने अपना भाषण दिया था। ठीक है। उसी भाषण में ये घोषणा की गई थी कि भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आएगा। सेना अधिनियम कब लागू हुआ था? 1856 में। 1856 में कैनिंग सरकार द्वारा सेना भर्ती अधिनियम पारित करवाया गया था। इसके अनुसार सभी सैनिकों को स्वीकार करना होगा, जहां कहीं भी सरकार को आवश्यकता होगी वे वहीं कार्य करेंगे, अतः वे समुद्र पार जाने से मना नहीं कर सकते। मतलब जो नियम बना दिए गए थे। नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? धोतू पंत, धोंदू पंत। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब का दूसरा नाम धोंदू पंत था। 5 जून 1857 का विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था कानपुर में।
निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो टीपू सुल्तान ने नहीं लिया था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो है जो चतुर आंग्लो मैसूर युद्ध थे जो 1799 में लड़े गए थे अंग्रेजों के खिलाफ, वो उसी टाइम जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे। निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन लेने के लिए प्रेरित किया था? वो था 1857 का विद्रोह। अब प्रश्न आ जाते हैं गवर्नर जनरल के। 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन आया था? जीबी जोशी, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा के गणेश वासुदेवन जोशी विक्टोरिया हॉल में कलकत्ता में जो हो रहा था 1857 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काते हुए खादी के कपड़े पहन के आए थे। बंगाल में राजस्व का इस्तमरारी बंदोबस्त, मतलब जो स्थायी बंदोबस्त है, वो किसने लागू किया था? तो स्थायी बंदोबस्त जो है बंगाल में लागू किया था कॉर्नवालिस ने, ठीक है, व्यवस्था लागू की थी, ठीक है। 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की थी उन्होंने 1790 में बंगाल में ही, ठीक है। कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय, क्योंकि पहले वार्षिक लगान था लेकिन अब 10 वर्षीय लगान की घोषणा की थी और घोषणा की गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट से स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर इसी व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा। डायरेक्टरों की स्वीकृति मिलने के बाद 22 मार्च 1793 को 10 वर्षीय प्रबंध स्थायी कर दिया गया। पूरा जैसे की इसी व्यवस्था को इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। तो ये सबसे पहले बंगाल में लागू हुआ था। कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल थे और 1790 में इसको शुरू किया गया। निम्नलिखित में किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त, वही दोबारा से कॉर्नवालिस ने ही इसको लागू किया। एक के बाद जो पिछले प्रश्न का हमारा एक्सप्लेनेशन था। भारत में राजस्व एकत्रित करने की स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की, दोबारा से रिपीट, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रेतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो वो था थॉमस मुंद्रो। रेतवाड़ी जो प्रणाली थी वो शुरू की थी थॉमस मुंद्रो ने। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्थायी जो बंदोबस्त है उसकी जो है शुरुआत की थी कॉर्नवालिस ने, और यहाँ पर रेतवाड़ी प्रणाली की स्थापना की थी थॉमस मुंद्रो ने। और ये जो है मद्रास में 1820 ईस्वी से 1827 तक गवर्नर रहे थे थॉमस मुंद्रो। उन्होंने कुल उपज का तीसरा भाग भूमि कर का आधार मानकर, मतलब भूमि कर का आधार माना था कि कुल उपज का तीसरा भाग रेतवाड़ी पद्धति को प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया गया। मद्रास प्रेसिडेंसी में मुंद्रो की भूमि कर व्यवस्था लगभग 30 वर्ष तक ये व्यवस्था चलती रही। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। ईस्ट पहला गवर्नर जनरल थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। किस एक्ट के अनुसार? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके अनुसार। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल रिपीट लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, सॉरी। कब और किसने महाराज्यपाल, मतलब जो गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनवाया था, तो ये काम किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में, ठीक है, 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का काम किया था। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस प्रणाली क्यों शुरू की थी? क्यों? क्योंकि ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए शुरू किया था रेलवे को। 1853 में पहली रेलगाड़ी भारत में चली थी। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ प्रणाली शुरू की थी वह किस स्थान के बीच में थी? कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ की जो व्यवस्था थी वो 1851 में प्रायोगिक तौर पर कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच टेलीग्राफ व्यवस्था लागू की गई थी। 1853 में टेलीग्राफ की लाइन कलकत्ता और आगरा के बीच शुरू की गई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से ईस्वी सन में कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ व्यवस्था शुरू की गई थी? 1853 में। और इसी साल जो है पहली रेल भी चली थी। तो रेल और टेलीग्राफ दोनों एक ही साल में शुरू किए गए थे। राज्य अपहरण नीति का सबसे पहले
किस रियासत को इस पर लागू किया गया था? तो ये था सतारा। सतारा पे सबसे पहले राज्य अपहरण नीति है ना, सबसे पहले था सतारा, फिर जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर में। ठीक है, 1848 में सबसे पहले सतारा पे लागू किया गया था। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया? पंजाब पे ऐसी कोई नीति नहीं अपनाई गई, बाकी सतारा, झांसी और नागपुर को कब्जा किया गया था। दूसरा जो मतलब ये बहुत बाद में हुआ था, क्योंकि जो सिख थे वो बहुत लड़े भी थे। दूसरे आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के पश्चात पंजाब का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर दिया गया था। एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? डलहौजी ने। ठीक है, डलहौजी ने प्रतियोगिता जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम थे उस परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज ICS कहा जाता था उस समय, उसे लागू किया था। भारतीय सर्विस सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्यों था? तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो भारतीय सिविल सेवा में सबसे पहले चुने गए थे। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे 1863 में, तथा दूसरे सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1869 में। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं लागू की थी? तो काम किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता था। इस सेवा में 1853 में खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा शुरू हुई। यह परीक्षा प्रारंभ में इंग्लैंड में होती थी, लेकिन 1923 से यह भारत में भी होने लगी थी। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत को किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलवाया गया था? है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स पे, लॉर्ड हेस्टिंग्स पे। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। क्यों? बर्क मतलब जो वहाँ के सदस्य थे, बर्क ने हेस्टिंग्स को चूहा और नेवला, एक झूठा बैलों का सौदागर था, अन्याय का मुखिया भी, इस तरह की उनको उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो किसने कौन सी नीति लागू की गई? इसका हम सीधा आंसर देखेंगे। लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन, वेल्जली ने सहायक संधि, डलहौजी ने राज्य विलय नीति और कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को लागू किया था। भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम भारतीय परिषद 1858 के तहत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का पहला वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने ही प्रश्न हम करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो ठीक लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ